हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड, गोल्ड या सिल्वर। आपको इस किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मेरा जो सबसे पहला टारगेट रहता है ना कि इन्फ्लेशन को बीट करना। क्योंकि आप जब कोई प्रॉफिट गेन करते हैं ना, अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं होता। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली फंड्स होता है जो कंपोजिशन ऑफ स्टॉक्स होते हैं। मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपने स्टॉक सुना होगा कि आपने टाटा का शेयर जो है या रिलायंस का शेयर है या फिर आप किसी कंपनी का शेयर ले रहे हैं। तो फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है? वो सारे कंपनीज का कॉम्बिनेशंस है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है और रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को बीट करना। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस थोड़ा इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि महंगाई। अगर आप इंडिया का जो इन्फ्लेशन देखें तो उसमें हर साल 6% इन्फ्लेशन होता है। मतलब मान लीजिए आप 100 रुपये का आज चीज़ कोई खरीद रहे हैं, मतलब 2024 में, तो 2025 में वो 106 रुपये में बिकेगा। तो आपका 6% महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आप 6% इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपका वो इंटरेस्ट नहीं है, आपका पैसा बढ़ा नहीं है, आपका वो उतने का उतना ही है, वैल्यू उतनी ही है। आप सोच रहे कि यार मेरा 100 रुपये 106 रुपये हो गए, 1 साल बाद मैंने एफडी कराई थी। तो ये बढ़ता नहीं है क्योंकि आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ पैसा चल रहा है। तो हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन को बीट करना। तो म्यूचुअल फंड का अभी मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दोनों जोड़ जो सारे स्टॉक्स जो है वो सारे जुड़ के वो एक प्रॉपर फंड बच जाता है। और उस फंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है और उसी को ही म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लार्ज कुछ फंड्स है जो म्यूचुअल फंड्स है जो आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो आपने सुना होगा इंडेक्स फंड, उसके बाद लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। ये बेसिकली होते क्या है? तो जो लार्ज कैप फंड होते हैं, वो इंडेक्स फंड होते हैं, ये सब बड़ी कंपनीज के फंड होते हैं। मतलब जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। जैसे मैंने बताया कि रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया। तो इनके क्या होता है कि इनके रिटर्न तो आपको कम मिलेंगे क्योंकि इनके जो ग्रोथ चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डूबने के चांसेस भी कम होते हैं। तो कंपनी है बेसिकली, जब आगे जमाना बढ़ेगा तो कंपनी तो बढ़ेगी। तो आप जब इन सब का कॉम्बाइंड होता है, मतलब रिलायंस होता है, डाटा होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज की कॉम्बाइंड होकर लार्ज कैप फंड बनता है। तो अगर फ्यूचर में मान लीजिए कोई आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है, मतलब आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो आपका फ्यूचर में मान लीजिए रिलायंस डूब जाता है, भगवान ना करे, तो डूब जाता है तो आपको तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि आपके पास 50 से 100 तो अलग बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स है, मतलब जो म्यूचुअल फंड में उनके तो ऑलरेडी है। तो उसमें क्या है कि आपके रिस्क भी कम हो जाता है। तो फंड मैनेजर जो उसमें होता है वो उसको जल्दी से निकाल के, जो डूब रही है कंपनी, अपना दूसरा फंड को डाल देता है। तो आप सारा चीज़ अपने फंड मैनेजर को दे देते हैं, वो अपना रिस्क करता है, मतलब अपना रिस्क और आपका रिटर्न को एडजस्ट करके आपको रिटर्न्स देता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपना कुछ हिस्सा भी रखते हैं। आपने सुना होगा कि उसमें एक्सपेंस रेशियो होगा। जब आप कोई म्यूचुअल फंड पे क्लिक मारते होंगे तो 0 पॉइंट समथिंग एक्सपेंस रेशियो होगा। तो वो जो होता है वो फंड मैनेजर का हिस्सा होता है। मतलब आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला है उसका इतना परसेंट वो रखेंगे। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। उसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया, भी मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया। तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड क्या होता है? मिड कैप मतलब मिड बेस्ड कंपनी, स्मॉल कैप मतलब बहुत छोटी कंपनी। तो बहुत छोटी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत हाई होता है। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 10 साल तक है तो आप, मेरा सजेशन है कि आप स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड में जाइए। और अगर टाइम फ्रेम आपका छोटा है, मतलब 4 साल 5 साल, तो आप लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में जाएंगे तो आपको 15% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है? आप कंफ्यूजन होता है इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में क्या डिफरेंस है, कि दोनों ही बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, दोनों म्यूचुअल फंड अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग ये है कि इंडेक्स फंड में टॉप 50 के फंड्स होते हैं और जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपके टॉप 50 के, टॉप के तो लार्ज कैप फंड के तो होते ही है, मतलब लार्ज कैप कंपनीज के तो होते ही है शेयर्स, प्लस 10 से 20% वो छोटी कंपनी और मिड बेस कंपनी, मतलब स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी को भी अपने लेते, मतलब अलॉट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
रीज़न ये है कि ताकि 1 से 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जनरेट कर सके। तो आप देखेंगे कि अगर आप इंडेक्स फंड लेंगे तो उसका जो एवरेज रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म में 14 से 15% होता है, और जो लार्ज कैप फंड जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं उनके 16 से 17% होते हैं। तो ये बेसिकली आपको मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया ओवरऑल चीज़ें। तो आपको रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप में चलिए, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम है तब 30% तक 25% तक आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, या 20% तक भी होता है, 20 से 30% का रेंज होता है स्मॉल कैप फंड का। और जो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप इंडेक्स फंड में लीजिए। तो हमारा जो यहाँ पे बात चल रहा है इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन हमारा कितना है 6%। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में आप बहुत ही कम रिस्क लेके, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कम रिस्क, मतलब आप मान लीजिए मार्केट में ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपको 15% तो ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन बशर्ते कुछ शर्त है म्यूचुअल फंड में। या तो फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए जो 2008 में आया था पहला, दूसरा है तो पैंडेमिक ना आए, या तो तीसरा वॉर ना आए। अगर ये 3 सिचुएशन नहीं आती ना तो आपको 15% ईजिली मिल जाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में कुछ भी छोटा मोटा चीज़ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एक चीज़ हो गया, और आप एवरेज आउट तो करते ही रहेंगे SIP करके। तो ये हो गया एक चीज़। तो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन 6% है, तो आपने म्यूचुअल फंड में 15% गेन कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 9 से 10% हुआ। तो 9 से 10% आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। 6% आप निकाल दीजिए क्योंकि वो इन्फ्लेशन ही है। तो और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई सिंपल इंटरेस्ट ही है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहला आपका चीज़ हो गया म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का आपने इंटरेस्ट देखा, बहुत अच्छा खासा है। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं यार, वो गोल्ड और सिल्वर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गोल्ड और सिल्वर। रीज़न क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड जो है, अभी जो इंडियन का जो घर, इंडिया वाले हैं उनके घर घर में गोल्ड है। आप किसी के भी घर पे चले जाए, सबके घर में गोल्ड होते ही होते हैं। तो गोल्ड का हमारा सबसे अच्छा भरोसा है, और मैं आपको बताता हूँ भरोसा होना भी चाहिए, ठीक ठाक है। लेकिन क्या ये इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमको पता है कि यार गोल्ड जो रखता है वो यार वो अपना पैसा अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाता है। लेकिन ये इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है कि नहीं, मतलब आपको सामने से दिख रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन बीट करना ज़रूरी है। तो अगर आप गोल्ड का सालाना आप देखें इंटरेस्ट, मतलब अगर एवरेज करके देखें तो 11 से 12% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, 10 साल तक में। तो क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर आप ओवरऑल देखें, अगर मैं इसको इंटरनल चीज़ें देखूँ, तो जब आप गोल्ड परचेज करते हैं तो आप 3% GST देते हैं। तो इसका मतलब आपने 100 रुपये गोल्ड खरीदा है 103 रुपये में, तो आप 3% लॉस में परचेज करा। और अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया तो आप 1 से 2% तो आप उसमें भी पैसा देते, तो कितने 5% दिए। कुछ कुछ जगह पे तो मैंने सुना कि जब आप सेल करते हैं तब भी आप और 3% GST देते हैं, लेकिन वो 90% केस में नहीं होता। और मैंने बीच में देखा था फाइनेंशियल मिनिस्टर से 2017 में जेटली जी ने कहा था कि हम इस चीज़ पे नहीं रख रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड ज्वेलर को पास जाके बेचेंगे तो वो आपसे GST 3% एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, अगर अनरजिस्टर्ड के पास जाके बेचेंगे तो वो लेंगे। तो ओवरऑल हम लगा सकते हैं 5% आप लॉस में परचेज करते हैं, क्योंकि आपका मेकिंग चार्ज और ये सब लग जाता है। तो 5% आप लॉस में परचेज करते हैं, प्लस आपको कितना 7% एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि आपको पता है 11-12% देता है लॉन्ग टर्म में। तो 7% आप 6 से 7% इन्फ्लेशन को हटा दीजिए, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? 6% आपका इन्फ्लेशन हुआ, प्लस 5% आपने जो GST दिया और मेकिंग चार्ज दिया, तो प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं रहा। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, ये आपका, इसने आपका मनी रिटेन करवा दिया, मतलब जितना आपने खर्चा किया था उसी को भी बचा लिया। तो इसने कोई मनी बढ़ाया तो नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये जाता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बंदे कहते हैं यार आप डिजिटल गोल्ड में जाइए क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज कम हो जाता है। चलो हाँ, मेकिंग चार्ज कम हो गया तो 1-2% का फर्क आ गया। गोल्ड ज्वेलरी तो भूल ही जाइए, ज्वेलरी की बात चीज़ मत सोचिए कि ज्वेलरी जो होती है उसमें तो आप 30-40% लॉस में परचेज करते हैं, क्योंकि यार उसमें मिलावट भी होती है, प्लस आप उसमें मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें लगवाते भी है तो उसका भी चार्ज देना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत लॉस पे परचेज करते हैं। तो वो तो ज्वेलरी का तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ आप जब फिजिकल गोल्ड कॉइन्स में लेते हैं या फिर कोई नॉर्मल बार में लेते हैं, तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप 5% लॉस में लेते ही लेते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड में, हमें डिजिटल गोल्ड में फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। तो उसमें मेकिंग चार्ज हटा दीजिए, सिर्फ GST लगा दीजिए 3%, और आपको प्रॉफिट कितना 12%, 11 से 12%। तो 11 से 12% आपने माइनस कर दीजिए, मतलब 3%, तो आपको 7 से 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, 8%। तो आपका इन्फ्लेशन कितना है 6%, तो आपको 2% प्रॉफिट हो रहा है। तो आप 2% आप अपना वेल्थ को इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर? तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मनी को रिटेन अच्छे से कर रहा है लॉन्ग रन में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ में हमने।
अब एक सबसे बड़ा तगड़ा प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि सब कहते हैं यार इस पर्टिकुलर स्कीम में ना बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, मैं आपको ये चीज़ थोड़ा बता दूँ। आप जब इसको परचेस करते हैं 3% GST तो देते ही है, प्लस मान लीजिए आपने 10 ग्राम का गोल्ड 60,000 रुपये आपने दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया उसमें। 10 ग्राम का गोल्ड अभी 60,000 के करीब चल रहा है, कहीं की 56,000 चल रहा है, तो मैं 60,000 इसको अज्यूम कर लेता हूँ। 60,000 10 ग्राम का गोल्ड है, आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब क्या चक्कर है इसमें कि 3% आपने तब GST दिया ही है, ठीक है, मेकिंग चार्ज नहीं दिया, क्योंकि पेपर वो एक टोटल पेपर ही है, तो वो कुछ मेकिंग चार्ज तो लगता नहीं। 3% आपने GST, तो 3% तो हटा दीजिए। आपको लॉन्ग रन में कितना मिलेगा, 9%। लेकिन आपको 9% मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि आप 9% तब भी, आप 11 से 12% तभी एज्यूम करते हैं जब आप गोल्ड में 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 2012 से लेकर 2018 के बीच देखिए, 2013 से 18 के बीच देख ले, तो आपका जो गोल्ड का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6% है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ी खामी है कि आपको 3 से या 5 साल ऐसा कुछ होता है उनका टाइम फ्रेम, उसमें आपको पैसा रिडीम करना होता है। अब देख लीजिए, अगर आपका 2013 से 18 का होता, तो आप 5 से 6% इंटरेस्ट ले पाते। वो तो आपका GST आपने पे कर रखा है, वो भी रिकवरी नहीं हो पाती। आपको कितना दिक्कत होता, मतलब GST भी आप रिकवरी नहीं कर पा रहे, आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहे, तो आपका तो रिटर्न नेगेटिव में हो गया। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट 2018 से लेकर अभी 2023 तक किया होता है, 24 तक किया होता, तो आपका पैसा डबल हो गया लगभग। आप देखेंगे 2018 से गोल्ड की जो 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस है वो 37,000 रुपये है, और उसके आगे जो अभी 2023 में देखेंगे, तो तब मैंने 10 ग्राम का 37,000 रुपये दिख रहा था। अभी अगर मेकिंग चार्ज और ये सब देखिए तो 70,000 के करीब मिल रहा है। तो 60,000 भी लगा दीजिए ये, अगर गोल्ड वैसे में अब आप ले रहे हैं तो 60,000 रुपये में अगर आप गोल्ड मिल रहा है और तब 37,000 रुपये था, तो ऑलमोस्ट लाइक 70 से 80% इंक्रीज किया विद इन 5 ईयर्स। तो इसी ऐसे ही तो मतलब ओवरऑल मैं कहता हूँ कि मतलब जब आप लॉन्ग रन पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब जाके आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा पाते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिक्कत होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये खराब है। और एक और चीज़ मैंने आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अच्छी चीज़ मैंने देखी कि उसमें अगर आप जब 10 ग्राम का गोल्ड रखते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 2.5% मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपका वो सिचुएशन आता है कि मतलब 5 साल में आपका सिर्फ रिटर्न कुछ ज़्यादा खास आया नहीं है गोल्ड से, तो 2.5% में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 2.5% बहुत होते हैं, बहुत सही है। अगर गोल्ड में कोई अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्कीम है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, लेकिन वो भी थोड़ा रिस्की बन जाता है, क्योंकि 3 से 5 साल में आपको रिडीम करना पड़ता है। बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हुआ गोल्ड के बारे में। तो अब बात करते हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर तो यार अगर आप रिटर्न देखें तो इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 10 साल के टर्म में देखेंगे तो रिटर्न 8% आता है। 8%, अगर इसका 8 से 9% लगा दीजिए, अगर इसका रिटर्न आता है लॉन्ग टर्म में, 3% GST निकाल दीजिए, तो आपको कितना एक्चुअल रिटर्न मिला, 6%। तो 6% आपका इन्फ्लेशन है, तो आपका फिर से रिटेन हुआ। मतलब आपका जो पैसा है वो रिटेन ही है, मतलब बढ़ा ही नहीं है उसका वैल्यू। वो दिख रहा है कि आपको कि बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू तो उतनी की उतनी है। तो ये भी कोई वैसा ही है। अब वो गोल्ड में भले ही आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाएंगे तो आपको 2.5-3-4% थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा जो टोटल सजेशन रहेगा कि अगर आप पैसे को रिटेन करना चाहते हैं, मतलब वेल्थ को, जो अपनी वेल्थ की जो वैल्यू है फ्यूचर में उसको रिटेन करना चाहते हैं, तब गोल्ड की तरफ जाइए। और 1-2 या 3% इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं 1-2% से, तो आप गोल्ड पे जाइए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में, अनलेस वो 3 चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन कर रखी है वो ना आए। पहला है वॉर, दूसरा है पैंडेमिक, तीसरा है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।